एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एबी सर। बाबू, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर चैप्टर का रिवीजन आपके इस चैनल पर डालेंगे, तो आज उसी के क्रम में एक नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने जब सिलेबस कवर किया होगा तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। और मैं बाबू आप लोग से फिर से एक चीज बता दे रहा हूं कि जितनी हो सके आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा मजाक हो गया, एग्जाम में बस एक ही महीना बाकी है लगभग, तो जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए और दूसरी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक बलगतिकी। बाबू, तो रासायनिक बलगतिकी क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होता है, या कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, या कैसे कैसे वो अपना असर दिखाता है रिएक्शन पर, ठीक है बाबू। तो ये चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अब फिर से पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना और देखना कि कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, इसके अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है बाबू, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कितने दर, कितने रेट से उसको असर पड़ता है, किस हिसाब से उसका रिएक्टेंट मतलब अभिकारक जो है मात्रा कम होती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती रहती है, ठीक है बाबू। तो चलो हम एक रिएक्शन लेते हैं R और P का, ठीक है। R हो जाता है रिएक्टेंट और P हो जाता है प्रोडक्ट। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है रिएक्टेंट और ये हो जाता है प्रोडक्ट। अब T इक्वल टू, अब टाइम के रिस्पेक्ट में इनके अमाउंट घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इनके अमाउंट घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर मैं डेल्टा टी लूं, टाइम के डिफरेंस को लूं, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा बाबू। डेल्टा आर लूं, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और इफेक्ट लूं, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। और डेल्टा P को लूं तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है, रिएक्टेंट की मात्रा घटती जाती है और प्रोडक्ट की मात्रा क्या होती जाती है बाबू, बढ़ती जाती है। समझ में आया। तो अगर हम देखें कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट अभिकारक, और टाइम टेन कितने टाइम में वो घट रहा है, किस हिसाब से घट रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर आपने यहां माइनस साइन क्यों लगाया। वो माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अभिकारक मतलब रिएक्टेंट की मात्रा टाइम के हिसाब से घटती जाती है, कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस, जैसे अब जिस हिसाब से रिएक्टेंट घटेगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसलिए इसके साथ क्या लगाया गया है बाबू, P लगाया गया है प्लस के साथ। प्रोडक्ट को लगाया किसके साथ, प्लस के साथ। अब यहां एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मान लो, ध्यान देना बाबू, अगर मान लो कोई रिएक्शन इस तरह से है, AA प्लस BB, ये बन जा रहा है CC प्लस DD। बाबू अगर मैं इसके रेट के बारे में लिखूं, रेट के बारे में आपको दिखाऊं, तो रेट हो जाता है, देखो जो स्टाइकोमेट्री है वो सबके अपॉन में आ जाती है। मतलब कि अगर इसका रेट दिखाऊं बाबू, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, या -1 अपॉन B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, या प्लस A अपॉन C डेल्टा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, या बाबू 1 अपॉन D, ये प्लस में रहेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है बाबू, ये प्लस में रहेंगे ये सब के सब, और प्लस डी डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। समझ में आ रहा है। तो ये सब जितने भी स्टाइकोमेट्री है, इनको स्टाइकोमेट्री कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टाइकोमेट्री ही कहा जाता है। तो जितने स्टाइकोमेट्री है वो 1 अपॉन में आ जाते हैं, और इस तरह इस हिसाब से हम लोग किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। फिर से बता देता हूं, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसेस में आता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट की मात्रा घटती जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम होता है, और प्रोडक्ट की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। समझ में आया, सबको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट, अब देखो इस हिसाब से घटोतरी और बढ़ोतरी होती है। देखो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है बाबू, ये मान लो रिएक्टेंट है, यहां इसको इनिशियल रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब टाइम इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो कहां से ये बढ़ेगा,
तो ये अपने पीक पर रहता है, ये कहां से घटेगा, तो ये अपने पीक पर रहता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, रिएक्शन होता जाता है, रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के हिसाब से घटता नीचे की तरफ जाता है, और उसी हिसाब से ये क्या है बाबू, प्रोडक्ट का है। तो हमने क्या देखा, आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, और आर एवरेज बराबर प्लस डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। मतलब कि ये वाला ग्राफ अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है, और ये वाला ग्राफ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद के हिसाब से। ठीक है बाबू। अब बात करते हैं एवरेज रेट के बारे में। एवरेज रेट, देखो दो तरह के रेट आपको देखने को आएंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट क्या होता है कि अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है, मतलब अगर रिएक्शन का टाइम इंटरवल ज्यादा है और उसमें हम लोग रिएक्शन निकालते हैं, उसमें हम लोग रेट निकालते हैं, तो वहां हम लोग डेल्टा इसका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए हम लोग एवरेज रेट निकालते हैं, और अगर टाइम इंटरवल कम है, अब टाइम इंटरवल कम का मतलब क्या होता है बाबू, तो टाइम इंटरवल कम का मतलब होता है कि कुछ सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए अगर निकालना है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो बाबू उस केस में हम लोग क्या निकाल देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ये चीजें क्लियर कर लेना सभी लोग, अपने दिमाग में बैठा लो कि इंस्टेंटेनियस रेट कब निकाला जाता है, एवरेज रेट कब निकाला जाता है। एवरेज रेट उस समय निकाला जाता है जब हम लार्ज टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं, और इंस्टेंटेनियस तब निकाला जाता है जब हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत माइन्यूट सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब है रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का, एक चीज क्लियर रखना, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो तो यहां पर हमने ध्यान से देखा, अब a टू दी पावर x और b टू दी पावर y, और ये रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज क्लियर रखना, ये जो x और y है बाबू, क्लियर रखना कि ये जो x और y है, ये a और b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। तो मैं क्लियर हुआ, ये a और b के बराबर, मतलब स्टाइकोमेट्री के बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं। कौन से वैल्यू होते हैं बाबू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं। इस बारे में हमेशा ध्यान देना, क्लियर रखना। तो यहां क्या है, ये आपका हो जाता है रेट कांस्टेंट बाबू, ये क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, और इस तरह से आपका रेट निकाला जाता है, किसके थ्रू बाबू, रेट लॉ के थ्रू। आगे देखते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी तो सर हमने देखा था कि रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई था। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये जो x और y है, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है वैल्यू है बाबू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये स्टाइकोमेट्री के बराबर हो भी सकते हैं, स्टाइकोमेट्री के बराबर नहीं भी हो सकते हैं, इस चीज का क्लियर रखना। तो क्या कर रहा है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। मतलब उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर का होता है कोटि। कोटि जो है वो किसके बराबर होती है बाबू, इनके पावर के बराबर। अब ये x प्लस वाई, जैसे मान लो ये रिएक्शन था, ये रखना, ये रिएक्शन था और ये क्या बन रहा था। अब x और y रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्री के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कौन सी वैल्यू होते हैं बाबू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं, मेंटल वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी क्या होता है, इसे क्या कहते हैं बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसे हिंदी में कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं बाबू, कोटि। कोटि कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की कोटि निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। अब बात आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, इसको लिख भी सकते हो आप लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज क्लियर रखना सभी लोग, क्यों होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सॉल्यूशन मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाबू देखो, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब आज के समय मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई जब एग्जाम लेती है तो ये चाहती है कि वो कम, मतलब जितना 1 घंटे का पेपर, मतलब 3 घंटे का पेपर है, उसी 3 घंटे में आपके सारे नॉलेज को देख ले। ठीक है, तो अब वो सीबीएसई क्या कर रही है कि न्यूमेरिकल में वो ये नहीं बता रही है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, वो क्या कर रही है कि रेट कांस्टेंट को दे रही है उसकी वैल्यू को, और उसका यूनिट दे रही है, कुछ भी एक्स वाई जेड। आपको उस यूनिट को देखकर पता करना होता है कि वो रिएक्शन जो है वो किस ऑर्डर का है।
ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है बाबू, अब उसके लिए एक बहुत आसान तरीका मैंने क्या बता दिया, यूनिट ऑफ के फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन और एस सेकेंड इनवर्स हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब ये ऑर्डर है, n इक्वल टू ऑर्डर होता है। जैसे सर अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा बाबू, फॉर जीरो ऑर्डर k इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर चलिए सर आपने ये तो बता दिया, अब एक चीज बता के दिखाइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना हो, चलो बताते हैं बाबू। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वाह अरे वाह, चलो इसको ले आए 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। और किसी का पावर अगर जीरो होता तो वैल्यू 1 आ जाती, तो इसका कितना के का यूनिट कितना आ जाएगा, हो सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नहीं सर ये तो बता दिया, अब बताइए सेकेंड ऑर्डर का कितना होगा। चलो आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर का हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है k इक्वल टू 1 माइनस 2। अब की बार सेकेंड ऑर्डर की बात की जा रही है बाबू, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, हो -1 होगा। अब -1 होगा तो अंदर की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो मोल इनवर्स लीटर इनवर्स है, तब इनवर्स नहीं रहेगा, सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से निकाली जाती है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, इन तीनों को याद कर लो, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी क्या नहीं देता आज के समय में सीबीएसई पेपर में ये नहीं बता रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू दे रही है, और के हिसाब से आपको ये पता करना है कि के का यूनिट दे रही है, और ये पता करना है कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आपको ये तीनों याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बाबू, क्लियर है 100%। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जैसे ए बी बी सी सी प्लस डी डी, ठीक है। तो अब मोलिकुलरिटी क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मोल्स या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मोलिकुलरिटी हो जाती है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आणविकता। तो आणविकता कितनी हो जाती है बाबू अगर इस रिएक्शन का, तो ए और बी, जैसे मान लो एक रिएक्शन में तुम्हें दे रहा हूं, तुम जानते हो इसके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हो, तो क्या बन रहा है बाबू। अब कोई पूछ देगा कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, कोई मुझसे पूछ दे सर इसकी मोलिकुलरिटी बताइए, तो बाबू मोलिकुलरिटी तो बहुत सिंपल है, यहां 1 है यहां 3 है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, वो 4। क्लियर है 100%, यही तो है मोलिकुलरिटी। अब बात करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। देखो कई स्टेप ऐसे होते हैं, मतलब कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कई स्टेप में होते हैं, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कई स्टेप में होते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने है SO2, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको रिएक्शन में तुम ना इसको इसके अंतर्गत में लेना, बस एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब अपने मन से सोचो, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, अपने मन से सोचो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। अब 2 रिएक्शन में अब दो स्टेप में हो रहा है, तो अब हमें ये पता करना है कि सर इनमें से कोई किसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेंगे। तो ध्यान देना, जो रिएक्शन स्लो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो एक गाड़ी आपके सामने से 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकल रही है, और एक गाड़ी आपके सामने से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकल रही है। आप ये बताओ कि आप किस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हो। तो जो 50 की स्पीड से निकलते हैं उसी के बारे में दे सकते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे जाते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं। तो वहीं पर इसी तरह अगर ये रिएक्शन स्लो है, तो हम इसके बारे में सब चीज बता सकते हैं, और इसी को क्या कहते हैं बाबू, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। क्लियर हुआ सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है, देखो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखो कैसे में समझो, यहां पर जैसे ये R है और ये P है, ध्यान समझना। अब इसका मैं अगर रेट कांस्टेंट निकालूं या रेट निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूं बाबू। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो ऑर्डर है, ये जो रिएक्शन है, इसमें इसका जो रेट है वो उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं रहता। तो इसको पावर में क्या कर दूं मैं, 0 कर दूं। चलो तो रेट को मैं कैसे दिखाता हूं बाबू, dr/dt दिखाता हूं ना, हो के R0। बहुत सिंपल सी बात है। देखो तो अब क्या कर दे बाबू, R0 को इधर लेते हैं, सॉरी हाँ, अब ये कितना हो जाएगा R0,
आर नॉट की जगह मैं क्या लिख दूं कि आर जिसका पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी लिख सकता हूं। तो ये हो जाता है डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, बाबू बोथ साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो डी आर और माइनस के और डी टी। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब यहां ले लेते हैं एट टी इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू कितना, सॉरी टी इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, हो सी इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब सी की वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है, हो आर इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी की जगह क्या है आर नॉट। आर नॉट को इधर लेते आते हैं और माइनस को भी इधर लेते आते हैं, मुझे मिलेगा आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा बाबू, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये क्या है बाबू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका है। समझ में आया, क्लियर है 100%। चलो देखते रहो ध्यान से। अब फर्स्ट ऑर्डर में चलते हैं बाबू। फर्स्ट ऑर्डर में तो हमें बता रहा है, ये सिंपल सा कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब कि रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं, सॉरी मेचा से, ठीक है। अब करते हैं रेट। रेट इक्वल टू कितना हो जाता है, और मैं क्या लिखा था के और आर, अब की बार आर के पावर क्या आएगा 1 रहेगा, ठीक है। तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो जाता है बाबू कितना, आर, ठीक है। आर को इधर डी टी को उधर लेते आते हैं, तो डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड बाबू क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी। शाबाश। अब ये हो जाएगा एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब यहां क्या लिखेंगे, जैसे उसमें किया था वो सेम इसमें भी, टी इक्वल टू 0, सो सी इक्वल टू एल एन आर नॉट। तो वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, एल एन आर नॉट आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन। अब इसको इधर लाएंगे और माइनस को भी इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी। अब एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एल एन आर नॉट बाई आर, और टी को इधर लेता है तो 1 अपॉन टी इक्वल टू के। अब एल एन नेचुरल ये क्या कहते हैं, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू कितना बाबू, के। तो मैं आया, क्लियर हुआ 100%। तो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, क्लियर करो। फॉर गैसियस स्टेट के लिए क्या है, देखो गैसियस स्टेट में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये समझो। ये हमारा इनिशियल हो गया, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 0-0 है। जब टाइम स्टार्ट हुआ तो धीरे से इसकी वैल्यू कुछ कम होगी, जब कम होगी तो इसका इनिशियल प्रेशर भी कुछ कम होगा। कितने अमाउंट में कम हो रहा है, एक्स अमाउंट में कम हो रहा है। हमने टोटल प्रेशर निकाला, जब निकाला तो कितना आया, पी इनिशियल प्लस एक्स आया ना हो, जितना कम हुआ तो वही जुड़ रहा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पी टी माइनस पी आई। अब पी ए क्या है, इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कब, T इक्वल टू टी टाइम पर। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। जब पुट किया तो हमें क्या वैल्यू मिला बाबू, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था, वो इनिशियल मैंने जो बचा था वो था ना, देखो तो था ना, तो इनिशियल का तो मैंने लिख दिया, और पीए की वैल्यू कितनी आई है बाबू, 2 माइनस पीटी। तो ये आपका हो गया किसके लिए बाबू, गैसियस स्टेट के लिए। इसको ध्यान से रखना अपने पास। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाफ लाइफ रिएक्शन। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, देखो समझो ध्यान से, कि वह टाइम पीरियड, ध्यान देना, वह टाइम पीरियड जब रिएक्टेंट का अमाउंट आधा बच जाता है उसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सर आपने ये बताया था ना सर कि के इक्वल टू होता है आर नॉट और माइनस आर और अपॉन टी। तो अगर हम इसका, ये जीरो ऑर्डर के लिए था, पार्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बाबू ध्यान सुनना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब ये क्या है, हो ये तो जितना बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। मैंने क्या बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के कितने बच जाता है, आधा बच जाता है।
तो चलो के इक्वल टू लेते हैं, तो आर नॉट और माइनस आर नॉट अपॉन 2 अपॉन टी, और टी क्या रहेगा बाबू, यहां टी हाफ हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल होगा तो टी हाफ इक्वल टू हमें मिल जाएगा बाबू क्या, आर नॉट और अपॉन 2 के। एक चीज याद करने वाली बात है, इसको रट लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, कंसेंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसके लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं बाबू। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था वो, 2.303 अपॉन टी और लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो फिर से हाफ लाइफ पीरियड के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, बचा कितना, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.693 अपॉन के आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं बाबू, इसका आ जाएगा 0.693 अपॉन के। और ये सर ये क्या, सॉरी के नहीं, एक मिनट रुक जरूर, टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू कितना आएगा बाबू, 0.693 अपॉन के। अरे सर ये क्या, इसमें तो एक चीज देखने को आ रहा है कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको याद कर लेना कि किस ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा है बाबू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आया, क्लियर है 100%। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं स्यूडो। स्यूडो में देख लेते हैं, इसको भी देख ले, सबको देख लेंगे आज हम लोग सर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब अपने मन से सोचो, देखो अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन एक्सेस में, तो इसका रेट क्या होना चाहिए, रेट तो ये होना चाहिए ना, के CH3 C2H5 और H2 होना चाहिए ना बाबू। लेकिन अपने मन से सोचो, ये क्या कहता है, रेट क्या कहता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाबू अगर ये एक्सेस में है तो जब रिएक्शन होगा तो इसके वैल्यू पर कम असर तुम्हें दिखाई देगा, मतलब नामात्र का असर दिखाई देगा। सबसे ज्यादा असर किस पर दिखाई देगा, इस वाले कंसंट्रेशन पर, क्योंकि ये एक्सेस में नहीं है। तो जब एक्सेस में नहीं है, जैसे मान लो ये 0.1 है, अपने मन से सोचो, और ये मान लो 10 मोल, ठीक है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो इनके कंसंट्रेशन ये है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अब ये क्या होगा, 0.1 माइनस 0.1 ये 0 हो जाएगा, लेकिन 10 माइनस 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.9 होगा, और इधर 0.1 और 0.1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें इस रिएक्शन में किसके कंसंट्रेशन पर सबसे ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको होंगे इसके। तो चूंकि देखने से लग रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका 2 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है बाबू, इसका क्या हो जाएगा, यही रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना हो, तो देख जो दिखता है वो नहीं होता, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है बाबू, इसको नाम दिया जाता है स्यूडो। स्यूडो मतलब होता है छद्म, झूठा, ठीक है, तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। हाँ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में समझो कि देखो कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब उसके रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइड करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। जब लड़ेंगे, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है, मैं किसी दोस्त को ऐसे धीरे धीरे मार रहा हूं तो उस पर कोई असर नहीं करेगा ना हो, लेकिन अगर मान लो बहुत तेज मार दिया तो मुझे उल्टा मार देगा। मतलब कि जब तक मैं इसको धीरे धीरे असर कर मार रहा था उस पर कोई असर नहीं कर, लेकिन जब पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी देकर मार दिया तो उस पर इफेक्ट दिखाई दिया। उसी तरह कोलिजन में भी है कि कोई भी रिएक्टेंट जब धीरे धीरे टकराता है तो उनका रिएक्शन नहीं होता, उनका एक अमाउंट तय होता है कि अगर उस फ्रीक्वेंसी से टकराएंगे तो उस फ्रीक्वेंसी से टकराने के बाद कोलिजन होगा, और वो परफेक्ट कोलिजन कहलाता है, और उसमें क्या बनता है बाबू, आपका प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आया हो? तो उस कोलिजन को देखो क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, इट इज जनरली डिनोटेड बाय जेड। ये आपका है कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
पहले तो आपको बता दिया कि कोलिजन क्या होता है या किस एनर्जी से टकराना है, ये सारी चीजें क्लियर। ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और उसका अमाउंट ये होता है, ठीक है। देखो इस चीज को हमेशा याद रखे रहना, अपने पास रखे रहना। ये किसके द्वारा है? कोलिजन थ्योरी के हिसाब से बताया गया है कि किस हिसाब से कोलिजन आपके रिएक्शन को अफेक्ट करता है, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं और क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। अब ये आपका इन्होंने आरएनएस ने अपना कंसेप्ट दिया था, ये अपना फार्मूला दिया था। ए होता है आरएनएस फैक्टर, ई होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर ये आपका टेम्परेचर होता है। देखो एक चीज समझो, एनसीईआरटी के हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी आप रेट ऑफ रिएक्शन के टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो, अप्रोक्सीमेटली अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री भी चेंज कर दिए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन अफेक्ट करता है बाबू? टेम्परेचर करता है। इसके अलावा कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो? तो बहुत सिंपल सी बात है सर, कि अगर कैटलिस्ट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा मैंने देखा कि रिएक्टेंट भी अफेक्ट कर रहे थे, रिएक्टेंट भी अफेक्ट कर रहे थे, देख रहे हो ना रेट लॉ के हिसाब से, तो रिएक्टेंट भी अफेक्ट कर रहे थे। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका क्लियर हो गया था यूनिट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका इस फॉर्मूले को हमेशा याद कर लेना, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को क्लियर रखना। और जितना हो सके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हल करो। देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ जीरो ऑर्डर का वो कंसेप्ट, और साथ में आरएनएस इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको आप पढ़ोगे तभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, और जितना अधिक आप न्यूमेरिकल हल करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर पाओगे पूरे सिलेबस को, और न्यूमेरिकल अच्छे से हल कर पाओगे। इस तरह से ये चैप्टर अब समाप्त होगा। और इससे पहले समाप्त होने से पहले इसको हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर को कैसे हमने कंप्लीट किया, क्या क्या टॉपिक है पढ़ी। इसको एक बार पढ़िए अच्छे से और दोहराइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।